हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स या स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जो आधार बनता है जिसमें दूसरे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे शॉर्ट में हम OS भी बोलते हैं। यह एक तरह से कंप्यूटर में आत्मा की तरह होता है जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों का संचालन करता है। ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूज़र्स यानी हमारे बीच एक तरह का इंटरफेस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। मेमोरी मैनेजमेंट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने के प्रोसेस को ही मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं उसे ये टेम्पोररी स्टोर करता है। मेन मेमोरी में वर्ड्स या फिर बिट्स के बहुत सारे एरे होते हैं जिनमें से हर एक का अपना एक एड्रेस होता है। मेन मेमोरी जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है जिसे CPU से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर में उपयोग करने के लिए देना है, कब देना है और कितने देर के लिए देना है। इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, आपको ये तो मालूम होगा कि हर इनपुट और आउटपुट डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए साथ में ड्राइवर मिलता है। इन सभी इनपुट या एक्सटर्नल डिवाइस प्रयोग करने से पहले हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो कंप्यूटर उस डिवाइस को पहचान नहीं पाता और इसकी वजह से डिवाइस काम नहीं करती। वैसे लगभग विंडोज 7 तक के OS में ड्राइवर सभी डिवाइस के लिए इंस्टॉल करना होता था, लेकिन अभी के लेटेस्ट विंडोज़ में बहुत कम डिवाइसेस के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को आसानी से प्रयोग करने के लिए हम फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर रखते हैं। इससे हमें किसी भी फाइल को कैटेगरी वाइज फ़ोल्डर बनाकर रख के कभी भी उपयोग करने में आसानी होती है। डायरेक्टरी को ही हम फ़ोल्डर भी कहते हैं। फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर और फाइल बनाकर रखते हैं। सिक्योरिटी, जब हम कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो चाहते हैं कि सिर्फ हम ही उपयोग कर सके, तो इसके लिए ये हमें सिक्योरिटी भी देती है। हम अपने लिए यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसे पासवर्ड डालकर सेव भी रख सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा यूज़र हैं तो भी हम अपने लिए एक पर्सनल यूज़र अलग से बनाकर उपयोग कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि सिस्टम तो वही होता है लेकिन हमारे पर्सनल डाटा को हम छुपा के सुरक्षित और लॉक करके आसानी से रख सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सारी सुविधाएं देता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी प्रोग्राम को शुरू करना चाहा होगा और वो थोड़ी देर बाद शुरू हुआ हो, या फिर आपने किसी फाइल को स्टोर करने की कोशिश की होगी और वो बहुत देर तक प्रोसेस कर रही होगी। इन सभी परफॉर्मेंस में होने वाले डिलेज या देरी को OS रिकॉर्ड करता है और ये भी रिकॉर्ड करता है कि किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए सिस्टम ने कितने देर बाद रिस्पॉन्स किया। जॉब अकाउंटिंग, OS बहुत सारे काम तो करता है, साथ ही ये भी काम करता है कि किसी यूजर ने कंप्यूटर शुरू होने के बाद बंद करने तक कौन-कौन से काम किए, और ये भी ट्रैक करता है कि किस फाइल में काम किया है।
एरर डिटेक्टिंग एड्स। काम करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हैंग हो जाते हैं, और ये भी होता है कि कुछ एरर होने की वजह से बीच में ही सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। इन सारी एरर्स को भी ओएस ट्रैक करके रखता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करते हैं उनके और यूजर्स के दिए हुए कमांड्स और इनपुट के बीच में ओएस ही कोऑर्डिनेशन बनाता है। जैसे हम आ टाइप करते हैं तो उसे सिस्टम 01 कोड के अनुसार समझता है कि हमने क्या लिखा है, फिर उसे प्रोसेस करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, फिर उसे समझ के आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें शो कर देता है। ये सारे परफॉर्मेंस के लिए बीच में जो काम करने का प्लेटफॉर्म देता है वो ओएस ही होता है। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए जानते हैं इनके बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसमें एक ऑपरेटर होता है जो एक तरह के जॉब्स को ग्रुप करके ज़रूरत के अनुसार बैच बना देती है। एक तरह के ज़रूरत वाले जॉब्स को छांटकर अलग अलग बैच में बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सर्वर पर काम करते हैं जिनमें डाटा यूजर्स, ग्रुप्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और बाकी सभी नेटवर्किंग सिस्टम को मैनेज करने की क्षमता होती है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखेंगे जो एक प्राइवेट नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस तरह ये एक सर्वर के ऊपर काम करते हैं। इसमें आप फाइल प्रिंट लॉगिन किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में हर टास्क को पूरा करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है ताकि हर टास्क स्मूथली काम कर सके। इसमें हर यूजर सिंगल सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो इससे सीपीयू को टाइम दिया जाता है। इस सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो टास्क होता है वो सिंगल यूजर से भी हो सकता है या फिर मल्टी यूजर से भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरह का सिस्टम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हाल में ही शुरू किया गया है। इसे पूरी दुनिया में अपनाया गया है और हर कोने में इस्तेमाल किया जाने लगा है। जब बहुत सारे ऑटोन्यूमस यानी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पर हो। ये अलग अलग जगह पर रहकर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डेटा प्रोसेसिंग होता है जिसमें किसी इनपुट के लिए प्रोसेस और उसका रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होता है। या यूँ कहें तो इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके हम किसी डाटा को इंटरनेट से लाइव देखते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके लंदन में बैठा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमेरिका में किसी मरीज का ऑपरेशन कर लेता है। इसके लिए वो रोबोटिक हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसी सिस्टम की वजह से मुमकिन हो सका है। इसमें इनपुट करने के बाद आउटपुट होने तक के टाइम को रिस्पांस टाइम कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करने के कुछ उदाहरण ये हैं: साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स इत्यादि। अगले वीडियो में मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।